मैं झारखंड की भूमि जो भूमि है हमारे महान जननायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, उसको हम आईसीसी की तरफ से नमन करते हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा विभिन्न राज्यों से होते हुए अभी बंगाल से झारखंड की महान भूमि पे आई है। और राहुल जी अलग अलग क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं, किसानों से, आदिवासियों से, मजदूरों से। और इसी क्रम में जो है वो बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए देवघर भी गए, वहाँ जलाभिषेक किया। और आज हमारी यात्रा जो जिसको कहते हैं इस्पात कारखाने का शहर, स्टील सिटी बोकारो में आई हुई है। तो यहाँ आप सबका स्वागत है। जैसा कि जयराम जी ने बताया कि इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का एकमात्र उद्देश्य है कि देश में जो अन्याय की आंधी चल रही है, उस अन्याय की आंधी को रोकने के लिए राहुल गांधी न्याय के पक्ष में खड़े हैं। और यह जो न्याय हम मांग रहे हैं उसमें हम 5 तरह के न्याय की बात करते हैं। और जब हम 5 शब्द बोलते हैं, पंच शब्द बोलते हैं, तो यह भारतीय संस्कृति, परंपरा, इतिहास से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं कि 5 तत्व से शरीर के बनने की बात होती है, पंच कहे जाते हैं। जब कोई विवाद होता है उस विवाद को सुलझाने के लिए पंच होते हैं, जो 5 लोग मिलकर के न्याय को स्थापित करते हैं। और इसके साथ साथ आपने महाभारत में सुना होगा कि पांडवों की बात की गई है। तो 5 शब्द जो है उसको हमारी संस्कृति और इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और हमारी पार्टी का और हमारे नेता राहुल जी का यह मानना है कि जब तक भारत में 5 तरह के न्याय की पुनर्स्थापना नहीं होगी, वो न्याय है युवा न्याय, हिस्सेदारी न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय और मजदूरों का न्याय, श्रमिकों का न्याय, तब तक जो है इस देश को शक्ति नहीं मिलेगी। और देश कहने का मतलब इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग। देश का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि प्रधानमंत्री के 2-3 दोस्त। और जयराम जी ने कहा कि आज की यह जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, यह एक वैचारिक यात्रा है। और इसमें 2 तरह के विचार का जो है संघर्ष चल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो बेच रहे हैं और दूसरी तरफ हम लोग हैं जो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बचाना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं कि इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी ने पब्लिक सेक्टर बनाया और अपने दोस्त के लिए उस पब्लिक सेक्टर को प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रेंड सेक्टर में बदल रहे हैं। वो पब्लिक सेक्टर को फ्रेंड सेक्टर बना रहे हैं। फ्रेंड सेक्टर कैसे बना रहे हैं? तो जो एयरपोर्ट देश की जनता का है, देश का है, उसको औने पौने दाम में, मतलब कौड़ियों के भाव में वो अपने दोस्त को दे रहे हैं। और ये रिश्ता क्या है? सिंपल रिश्ता है कि हम तुमको देश की संपत्ति देंगे। उसको हम इस तरह से कहते हैं कि तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा। मतलब चुनाव लड़ने के लिए, विधायक खरीदने के लिए, ये सवाल आप पूछेंगे, विधायक खरीदने के लिए हम आपको जो है धन देंगे और आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप हमको जो है इस देश की संपत्ति दीजिएगा। यही रिश्ता है, एक हाथ ले दूसरा हाथ दे। सवाल यही है ना कि लोकतंत्र को कौन बेच रहा है। और लोकतंत्र को जब बेचा जा रहा है तो लोग जो हैं, लोग कहने का मतलब 140 करोड़ लोग, उनको इस बात पर ध्यान ना जाए, उनका ध्यान इस तरफ ना जाए कि रेलवे उनकी है, एयरपोर्ट उनका है, बोकारो स्टील प्लांट उनका है, तमाम पब्लिक सेक्टर उनका है, उस तरफ उनका ध्यान ना जाए। इसलिए यह जरूरी है कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए। ये बहुत पुरानी तकनीक है, ये लोग जो है ब्रिटिशर्स से सीखे हैं। फूट डालो, राज करो, इंसान को आपस में लड़ाओ, डिवाइड डाइवर्ट करो और इस देश की संपत्ति को अपने दोस्त की तिजोरियों में पहुंचाओ। अब आप झारखंड में भी देख लीजिए कि, और सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, बीजेपी का एकमात्र काम है कैसे एक ही समाज को आपस में लड़ा दिया जाए, कैसे जो है उनके बीच में अंतर्विरोध पैदा कर दिया जाए। और झारखंड के लोग जब आपस में लड़ने लगेंगे तो झारखंड का खान, खदान, फैक्ट्री, खेत, एयरपोर्ट, रेलवे सब अपने दोस्त को बेच दिया जाए। ये मॉडल हम लोगों को समझना पड़ेगा। और इस मॉडल के चलते लगातार अन्याय हो रहे हैं। अगर आप किसान की बात करेंगे, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। एक साल में 12,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। आए दिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, श्रमिकों के साथ अत्याचार हो रहा है। आप बताइए, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं,
सरकार ने कानून बनाया, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सरकार ने कानून बनाया कि 8 घंटा का काम करना पड़ेगा। 24 घंटा होता है, 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का और 8 घंटा किसी चीज के सृजन करने का, सोचने का। मजदूर को भी हक है कि वो भी जो है टीवी देखे, समाचार सुने, कविता लिखे, कुछ बनाए, कुछ पढ़े, कुछ गढ़े। ये जो 8-8 घंटे का नियम बनाया था, कहीं ये नियम अब लागू हो रहा है? आप सब लोग मीडिया सेक्टर में ही हैं, बता दीजिए 8 घंटा काम करते हैं कि 8 घंटा से ज्यादा काम करते हैं? लेकिन आपको मजबूरी में काम क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कानून को कमजोर किया जा रहा है। कानून को किस लिए कमजोर किया जा रहा है? मालिकों के पक्ष में। और मालिकों के पक्ष में क्यों कमजोर किया जाता है? क्योंकि मालिक चंदा दे रहे हैं सरकार को। इसीलिए सरकार आज आम लोगों के साथ अन्याय कर रही है। इसीलिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा का ही एक्सटेंशन है। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी बार बार बोले कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने चले, और जब वो लोगों से मिले तो ऐसा महसूस हुआ कि हर वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है, हर वर्ग के साथ, चाहे वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, सबके साथ अन्याय हो रहा है। और इस अन्याय के खिलाफ न्याय की स्थापना बहुत जरूरी है, और इस न्याय के लिए ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा चली है। और इसमें हम आपके सामने कह रहे हैं कि हम जिस भी राज्य में जा रहे हैं, उस राज्य के लोगों के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। आपने देखा होगा कि झारखंड में भी पेशा कानून की बात की गई, सरना कोड बिल की बात की गई, और यहाँ के पब्लिक सेक्टर को जिस तरीके से बेचा जा रहा है उसको बचाने की बात की गई। यहाँ के किसानों की, आदिवासियों की, मजदूरों की, गरीबों की, और यहाँ के जो नौजवान हैं, महिलाएं हैं, उनके जो सवाल हैं उसको हम लोग भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से उठा रहे हैं। और हमारा यह मानना है कि यह भारत जोड़ो न्याय यात्रा का ही प्रभाव है कि जहां जहां हम जा रहे हैं वहां वहां जो है इनके पेट में जबरदस्त दर्द हो रहा है। ऐसा दर्द हो रहा है कि ये साम दाम दंड भेद लगा करके उस जगह की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। यहाँ की सरकार को भी अस्थिर करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आप सबको एक बात कह देना चाहता हूं कि चाहे ये जितनी भी ताकत लगा लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय की पुनर्स्थापना किए बिना रुकने वाली नहीं है। अलग अलग तरीके से इसके ऊपर हमला करते हैं, पोस्टर फाड़ते हैं, जो भी ये कर लें, जो भी ये कर लें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं रुकने वाली है। और हमारा कमिटमेंट यही है कि इस देश में रहने वाले जो 140 करोड़ लोग हैं उनको न्याय स्थापित करके रहेंगे, और हमारे देश के संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है उस अधिकारों को हम बचा करके रहेंगे। आप सब लोग हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो भी प्रश्न होंगे हम उसका यथासंभव जवाब देने का प्रयास करेंगे। शुक्रिया। एक मिनट। कांग्रेस ने आपके अनुसार कांग्रेस ने देश को बहुत कुछ दिया है, पीओसी की स्थापना किया है, लेकिन आज कांग्रेस क्षेत्रीय दलों के पिछलग्गू की भूमिका में झारखंड के गठन के 24 साल होने को है, एक बार कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एक दिन बनेंगे, एक दिन जरूर बनेंगे। अभी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन स्थापित किया गया है, जिसमें कुछ ही दिन पहले 28 पार्टियां थी, पर एक पार्टी ने फिर से पलटी मारी और वापस एनडीए में चली गई है। अभी 27 पार्टियां हैं। यहाँ झारखंड के विधानसभा में भी हम मिलीजुली सरकार में हैं, और एक दिन जरूर आएगा जब अपने ही बल और अपने ही शक्ति पर कांग्रेस पार्टी झारखंड में भी खड़ा हो। एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है देवघर का, जिसमें राहुल जी जब पूजा करके बाहर निकल रहे हैं तो मोदी जिंदाबाद और राहुल जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप लोग वहाँ साथ थे, क्या ऐसी कोई घटना हुई? नहीं, इसका जवाब मैं देना चाहता हूँ। देखिए, ये आप सब इस पे विचार कीजिएगा। देवघर में पहले किनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता था, जिनको कहा जाता था कि ये अछूत है, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जाता। और बिहार, उस वक्त संयुक्त बिहार, पहले मुख्यमंत्री हुए श्री कृष्ण सिंह, अभी पिछले दिनों जो उनकी जयंती थी, वो लाठी खा करके, सर फुड़वा करके जो है मंदिर प्रवेश कराया गया। जो कांग्रेस पार्टी समानता का कानून लेकर के आई कि आप किसी को भी धर्म से अलग नहीं कर सकते, मंदिर जाने से रोक नहीं सकते हैं, उस धर्म की हालत ये लोग क्या करते हैं? एक तरफ नौटंकी करते हैं मंदिर में आने का निमंत्रण देने का, और दूसरी तरफ जब कोई भक्त
अपने भगवान के पास जा रहा है तो याद रखिएगा, भक्त के पास जब भक्त भगवान के पास जाता है तो वो निमंत्रण से नहीं जाता है। हमारी मान्यता ये है कि वो भगवान के बुलावे से जाता है। लोग हमारे यहाँ से जब जल उठाते हैं वहां से सुल्तानगंज से, तो क्या कहते हैं, भोला बाबा बुलाए हैं, आप जाते नहीं हैं, आपको बुलाते हैं। तो जब उनका बुलावा है तो वो जाएंगे। ये मंदिर में नारा लगना चाहिए भगवान भोलेनाथ का, हर हर महादेव का। वहां नारा क्या लग रहा था, मोदी जी का। मतलब मोदी जी भगवान हो गए हैं। मोदी जी किसके भगवान हो गए हैं, और मोदी जी को कौन भगवान बना रहा है, और किस लिए बना रहा है? मोदी जी को भगवान इसलिए बनाया जा रहा है ना, ताकि इंसान के सवाल गायब कर दिए जाएं राजनीति से। इंसान का सवाल क्या है? देवघर का सवाल क्या होता है? देवघर का सवाल ये होता है ना कि देवघर में एम्स बनाएंगे, देवघर में विश्वविद्यालय बनाएंगे, देवघर में जो है सड़कों का चौड़ीकरण करेंगे, देवघर में नया स्टेडियम बनाएंगे, देवघर में रोजगार देंगे, देवघर में जो है महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, देवघर में जो है सभी समाज के लोग, चाहे वो आदिवासी हो गैर आदिवासी हो, आपस में मिल करके शांति पूर्वक रह सकें। ये सवाल है ना। कौन गुमराह कर रहा है इस मुद्दे को? याद रखिएगा, इस देश में राम के नाम पर, राम जी आराध्य हैं, पूज्य हैं, राम जी के नाम पर नाथू राम वाली नफरत की राजनीति स्थापित की जा रही है। और एक बात जान लीजिए, लंपट लोग से घबराते नहीं हैं। जो ये किए हैं पीछे से, उनको हिम्मत है तो सामने से आए ना, और सामने से आएंगे ना तो हम मोहब्बत लेकर के चल रहे हैं। जो नफरत लेके आएंगे ना, उनको भी हम गले लगाएंगे, क्योंकि हमारा काम लोगों को लड़ाना नहीं है, लोगों को बांटना नहीं है। हमारा काम दिल से दिल को जुदा करना नहीं है, हमारा काम दिल से दिल को मिलाना है। हम जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके चले हैं, याद रखिएगा, हम कहते हैं श्रमिक न्याय। वो श्रमिक जो भाजपा को वोट दे रहे हैं ना, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। वो किसान जो भाजपा को वोट दे रहे हैं, हम उनके लिए न्याय चाहते हैं। वो महिलाएं जो भाजपा को भी वोट दे रही हैं, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और वो जवान जो भाजपा को वोट दिए लेकिन अग्निवीर के नाम पर जो उनके साथ छलावा किया गया, हम उनके लिए भी न्याय चाहते हैं। और इस बात को याद रखिएगा कि कैसी व्यवस्था बनाई जा रही है। बोकारो में आज ये सबसे बड़ा सवाल है ठेके वाली नौकरी का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई का सेक्रेटरी, और देश के आम लोगों के बच्चों को मिलेगी 4 साल की ठेके वाली नौकरी। यही सच है ना। इस सच को हम लोगों को समझना पड़ेगा। और जहां तक ईश्वर का बात है, धर्म का बात है, हम सर्व धर्म संभाव में भरोसा रखने वाले लोग हैं। यही कांग्रेस की विचार है और यही देश का विचार है। एक मिनट, इसे आता हूँ। एक सवाल आपसे और एक सवाल जयराम जी से। पहला आपसे सवाल है कि अब भोलेनाथ का पूजा हो गया, राम मंदिर आप पूरा ये टीम कब जाएगी? एक आपसे। और देखिए, हम आते हैं मिथिला से, उनका भी जोड़ देते हैं। हम पहले जवाब इसका देते थे। जब हम जाएंगे आपको पहले बताओ। एक जवाब, किसी की निमंत्रण पर नहीं जाएंगे, जब हमें जाना है हम जाएंगे। बस हो गया ना। सर का सवाल है, सर से जुड़ा हुआ, क्योंकि अब जब आप गृह मंत्री थे और ग्रामीण विकास मंत्री थे तो बोकारो आए थे और कई एक्शन प्लान आपका बनाया हुआ एक्शन प्लान बोकारो की फाइल में है, और बगल में आपके ग्रामीण विकास राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री बैठे। वो फाइल, शुक्र है कि आप याद रख रहे हैं। जो 10 साल पहले मैं यहाँ आया था, मैंने झारखंड के हर जिले का मैंने दौरा किया है। एक्शन प्लान पर कब तक काम होगा, और पलामू का वो एक्शन प्लान कब तक वो फाइल पड़ी रहेगी राज्य के? देखिए, वो जो प्लान बनाया गया था वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री होते हुए मैंने बनाया था। केंद्रीय सरकार की भूमिका थी। 2014 से आप ये सवाल पूछ सकते हैं, जो सारे योजनाएं बनाए गए थे, सारंडा एक्शन प्लान बनाया गया था, आपको याद होगा। सारंडा एक्शन प्लान का क्या हुआ? पोरेहाट के लिए एक एक्शन प्लान बनाया गया था, लातेहार के लिए एक परियोजना बनाई गई थी, अलग अलग जिलों के लिए हमने एक परियोजना बनाई थी। उसका क्या हुआ? 10 साल से क्या हुआ? कितने बार प्रधानमंत्री आए हैं बताइए? कितने बार प्रधानमंत्री आए हैं? कितने बार ग्रामीण विकास मंत्री आए हैं हर जिले का दौरा करने के लिए? कौन है ग्रामीण विकास मंत्री? आप बता सकते हैं? नहीं, अभी कौन है? अभी तो देखिए, नाम ही नहीं पता। अभी नाम ही नहीं पता। सब मोदी आपके पड़ोसी राज्य के मंत्री है वो। सब मोदी जी।
हाँ जी। कन्हैया जी, एक सवाल है। आप श्री कृष्ण बाबू का नाम लिए और बोले कि उनको मंदिरों में प्रवेश कराया गया। क्या श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि आडवाणी को भी दे दिया गया? आडवाणी जी को भारत रत्न दे दिया गया है, उसके बारे में जो कुछ कहना है मैंने कल कह दिया है। नहीं, इससे सवाल है। ठीक है, चलिए अगली चलिए, डाइवर्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा प्लीज। ममता बनर्जी का एक बयान आया है। हाँ, कई बयान आते हैं। आज का बयान क्या है? बयान आया है कि कांग्रेस पार्टी सभी को साथ में लेकर नहीं चल रही है, अगर नहीं चलेगी तो 40 सीट भी नहीं आएगी। ये बिल्कुल गलत है। हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। 23 जून को नीतीश कुमार जी ने निमंत्रण दिया था, 18 पार्टियां आई पटना में, इंडिया गठबंधन बना। बाद में बेंगलुरु में 17 और 18 जून 28 पार्टी मौजूद थे। तब 31 अगस्त और 1 सितंबर को तीसरी बैठक हुई। ये सब बैठकें हुई क्योंकि सब लोग चाहते थे कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी का मकसद यही रहा है कि हम सभी को लेकर चलेंगे, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हम निकालेंगे जो सबको स्वीकार होगा। पश्चिम बंगाल को लेकर कुछ कठिनाइयां आई हैं सामने, क्योंकि लोग समझ रहे हैं, टीएमसी के नेता भी समझते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता भी समझते हैं कि हम ये विधानसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। हम विधानसभा के चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन नहीं बनाया गया है। जो मुकाबला हम का सामना हम कर रहे हैं 2024 में लोकसभा का चुनाव है। तो लोकसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को और मजबूत करने में कोई कदम नहीं छोड़ेगी। मैं समझता हूं ममता बनर्जी ने भी यही कहा है कि उनकी प्राथमिकता बीजेपी को हराना है और वो इंडिया गठबंधन का टीएमसी एक हिस्सा है। इस बीच कुछ बयान आते रहते हैं, उनके ओर से हमारे ओर से भी, ये आपको मसाला मिल जाता है। पर हकीकत यह है कि बातचीत चल रही है, इंडिया गठबंधन मजबूत है और हमारा लक्ष्य लोकसभा चुनाव है, विधानसभा का चुनाव नहीं है। बातचीत चल रही है, रनिंग कमेंट्री में नहीं दूंगा। 10, 20, 23, 40, 1, 2, 3। ममता जी ने कहा है कि वो 42 सीटें लड़ेंगी, वो उनकी राय है। पर जब हम गठबंधन में हैं, बातचीत होती है, गठबंधन में लेन देन होता है, हम कुछ देते हैं, हम कुछ लेते हैं। हमारी ओर से 42 सीटें उनका लड़ना कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला नहीं है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ बैठकर तय करेगी और जब तय होगा उसकी घोषणा होगी। कितना सीट कांग्रेस इस बार लाएगी लोकसभा में, कितना अनुमान है कि कितना लक्ष्य क्या है? मैं कोई ज्योतिष नहीं हूं, मैं कहूंगा कि इतना सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पर मैं एक चीज आपको याद दिलाऊंगा, आप लोग, मैं जानता नहीं हूं कि नहीं, आप एक बहुत मशहूर हिंदी फिल्म हुआ करता था 1950 के दशक में, 20 साल बाद, आपको याद है? 20 साल बाद उसके गाने आज भी मशहूर हैं। 2003 में दिसंबर के महीने में कांग्रेस पार्टी का मनोबल बहुत गिर गया था। हम छत्तीसगढ़ हारे, राजस्थान हारे, मध्य प्रदेश हारे। अखबारों ने लिखा कांग्रेस पार्टी गई, और तब इंडिया शाइनिंग था और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे व्यक्ति प्रधानमंत्री थे। पर 20 साल बाद क्या हुआ? मई 2004 में क्या हुआ? किसकी पार्टी बनी? किस गठबंधन की पार्टी बनी? इंडिया शाइनिंग, इंडिया गोइंग हो गया। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। हमें बिना डर के, हम बिना मनोबल गिराए हुए हम ये चुनाव में उतरे हैं। ये वैचारिक यात्रा है, चुनावी यात्रा नहीं है। चुनाव के लिए जो हमें तैयारी करनी है वो किया जा रहा है। हम हर सीट पर मजबूती से लड़ेंगे, अपने बल पर लड़ेंगे जहां हम अपने बल पर लड़ रहे हैं, और जहां गठबंधन के रूप के हिस्से में हम लड़ रहे हैं, हम गठबंधन को मजबूत करेंगे। ये मत सोचिए कि नतीजा सुनिश्चित है।
2024 के चुनाव का नतीजा सुनिश्चित नहीं है। ये ढिंढोरा पिटाया जा रहा है कि जीत गए, जीत गए, जीत गए। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि मेरे तीसरे टर्म में यह कहूंगा। पंडित नेहरू ने कभी कहा था कि मैं दूसरे टर्म में यह करूंगा, मैं तीसरे टर्म में यह करूंगा? क्या इंदिरा गांधी जी ने कभी कहा था? क्या नरसिम्हा जी ने कहा था? क्या राजीव गांधी जी ने कहा था? क्या मनमोहन सिंह जी ने कहा था 2009 में कि मेरे सेकेंड टर्म में मैं ये करूंगा? ये अहंकार आचार्य है ना, सभी के आंखों में धूल धार रहे हैं। मेरे तीसरे टर्म में मैं ये करूंगा, वो करूंगा। इनको तीसरा टर्म मिलना कोई सुनिश्चित बात नहीं है। इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस पार्टी है, और हम इस चुनावी जो मशीन है और सबको कंट्रोल में रखी गई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, मीडिया, सभी संस्थाएं, इलेक्शन कमीशन, हमारी पार्टियों को, इंडिया पार्टियों को इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा है 6 महीने से। एक संवैधानिक संस्था, हमारा लोकतांत्रिक हक बनता है हम इलेक्शन कमीशन को जाएं और जो ईवीएम के बारे में हमारी जो आशंकाएं हैं उसको अवगत कराएं, एक मेमोरेंडम दें। वो भी नहीं, उसकी अनुमति भी नहीं मिल रही है। मैं 6 महीने से खत लिख रहा हूं, हमें टाइम दीजिए, हमें टाइम दीजिए। और ये स्थिति है हमारी लोकतंत्र की। अहंकाचार्य ने जो लोकतंत्र की स्थिति बनाई है, तो ये मत करिए, ये मत सोचिए कि 2024 के चुनाव का नतीजा पहले ही इनका थर्ड टर्म, तीसरा टर्म आने वाला है। और धन्यवाद। और कुछ मेरा एक सवाल है ना, एक लास्ट विश्वास मत पर कुछ नहीं पूछेंगे। पहले उनको देखिए, मैं एक भी चीज कहूं, विश्वास मत पर कुछ कहना चाहता हूँ। विश्वास मत पर बहुमत हमारे पास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हमारे इतिहास में, सामाजिक इतिहास में घोड़ों का एक विशेष महत्व होता है। आप जानते हैं ना, सबसे बड़ा यज्ञ हमारे सामाजिक इतिहास में अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। तो ये अश्वमेध यज्ञ करने में बहुत कुशल है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। महाराष्ट्र में इन्होंने किया, बिहार में किया, अलग अलग राज्यों में यहाँ भी करने की प्रयास कर रहे हैं। पर यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों का व्यापार बिल्कुल विफल होगा। बहुमत मत हम जीतेंगे और जो कार्यकाल बाकी है, 1 साल बाकी है इस गठबंधन सरकार का, वो जरूर हम उसको समाप्त करेंगे। और जब जो विशेष अदालत है, उन्होंने हेमंत सोरेन जी को अनुमति दी है कि आप इस वोट में भाग ले सकते हैं, ये दिखाता है कि ईडी का केस कितना मजबूत है। ये तो एक षड्यंत्र है, उत्पीड़न और प्रतिशोध की राजनीति का एक प्रतीक है। अभी 1 मिनट हमारे राजेश जी को कहना चाहते हैं। मत, ये विश्वास मत पर। थैंक यू। अगर किसी को विश्वास मत के बारे में कोई किसी तरह की कोई शंका है, तो ये शंका मैंने 5 दिन पहले दूर कर दी थी, जब कहा था कि ठोक के बनाएंगे सरकार, और सरकार बनाने का काम किया जब गवर्नर साहब नहीं बुला रहे थे। जैसे ही पता चला कि राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी की आहट सुनकर के घबराहट में तुरंत से शपथ ग्रहण कराया गया। तो ऐसा नहीं है, संविधान जिंदा है और संविधान की रक्षा के लिए हमने देश बनाया है। देश बचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आदरणीय राहुल गांधी जी की जो यात्रा आज हमने सुबह से देखी है, पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं, अद्भुत है। आपके शहर का आदमी हूं, झूठ नहीं बोलूंगा। आप लोग लगातार सवाल पूछते रहते हैं, धन्यवाद सर। इन्हीं छोटे सबके साथ मैं बड़ा हुआ हूं। तो हाँ, बोलिए। हमारा एक सवाल है, केंद्रीय एजेंसियां कई घोटाले उजागर की, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच में जाकर बताने में नाकाम क्यों? नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं, पर सारे संस्थाओं पर इनका कब्जा है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है
हमारे देश के लोकतंत्र का जो एक महत्वपूर्ण संस्था है, मीडिया पर भी उनका कब्जा है। मैं आप पर कब्जा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके मालिकों पर कब्जा है। तो जिस माध्यम से हम जनता के बीच में जा सकते हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा निकला क्यों? राहुल जी के मन में क्यों ये सोच आया कि हम यात्रा निकालें? 4000 किलोमीटर लंबा यात्रा और ये 6200 किलोमीटर लंबा यात्रा, क्योंकि राहुल जी और कांग्रेस पार्टी और जनता के बीच में जो चैनल है कम्युनिकेशन का, वो सब बंद पड़ा हुआ है। संस्थाएं हमें टाइम नहीं देती हैं, मीडिया जो हम कह रहे हैं उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने सोचा यात्रा निकाले ताकि हम सीधे संपर्क करें जनता से। यही तो हमारा मकसद है। पर ये जो संस्थाएं का दुरुपयोग हो रहा है, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का, ये पहले कभी नहीं हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और बनेगी जरूर, पहला काम होगा जो कानून में संशोधन किए गए थे मोदी कार्यकाल में, ताकि इन संस्थाओं को इतना अधिकार दिया जाए लोगों को पीड़ा करने के लिए, वो जरूर हम संशोधन लाएंगे उन कानून में। रवि जी, एक सवाल और कन्हैया जी एक सवाल है। भाजपा के कई लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जो कदम 33 राज्यों में जा रहे हैं, वहाँ पे उनके जो सहयोगी साथी हैं, वो यहाँ नहीं ना छूटा, यहाँ झारखंड में यहाँ तो नहीं हुआ। हाँ, और राहुल की बीजेपी के लिए प्रचार क्या? देखिए, सबसे पहले एक ना बड़ी मशहूर किताब है, जहम जहम चरण परे गौतम की, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध, जब आपको मालूम है वो सिद्धार्थ थे, वो जब बिहार आए तो वो जो है महात्मा बुद्ध हो गए। एक तो ये जो इलाका है जहाँ से हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, इसके बारे में आप सब जानते हैं, यहीं के हैं आप। ये इस देश का राजनीतिक कलेवर तय करता है। और इसीलिए आप देखिए कि जब आसाम हम पहुंचे सर, तो गुवाहाटी में जिस रास्ते से हमको नहीं जाने दिया गया, राहुल जी को नहीं जाने दिया गया, उस रास्ते से नड्डा जी गुजरे और अभी प्रधानमंत्री जी गुजर रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के यात्रा में कम लोग जुटेगा, यही ना, तभी तो ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा। क्या तर्क दिया गया कि ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा, लोग जुट जाएंगे तो ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब प्रधानमंत्री की यात्रा में लोग नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री को कोई देखने नहीं आएगा, ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं होगा, इसीलिए उनको जाने दिया जा रहा है, हमको नहीं जाने दिया गया। और मणिपुर में जब यात्रा शुरू हुई तो जहां सबकी रैली होती है वहीं हमारी भी रैली होनी थी, उसका परमिशन कैंसिल कर दिया गया। गुवाहाटी में जो मेन रास्ता है वहां से इंटर नहीं करने दिया गया। जब बंगाल आए, ठीक है, तो खूब हवा दिया गया कि टीएमसी और कांग्रेस की लड़ाई हो गई। अरे ये कौन सी नई बात है? राजनीति में वाद विवाद होते रहता है, लेकिन मीडिया में इसको क्यों इतना हवा दिया जा रहा है? मतलब झारखंड में बोकारो में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यहां भी ममता जी के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है। क्यों? जब बिहार पहुंचे तो कहा गया कि देखिए नीतीश जी छोड़ करके चले गए। आप जब झारखंड आए तो यहां सरकार गिराने का प्रयास किया गया। क्यों? इस पर सब लोग विचार कीजिएगा। सब लोगों को विचार करने की जरूरत है कि सब कुछ मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, तमाम जो है एजेंसियां और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, पूरा जो है आरएसएस बीजेपी का तंत्र एक व्यक्ति के पीछे क्यों पड़ा हुआ?